वेलकम। मैं राधाकृष्ण IDK कोचिंग कैंपस के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इकॉनमी पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने GDP, GNP, NNP के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे, हमने जो है अर्थव्यवस्था पढ़नी है भारत की। अगर भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी है तो अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए जो आवश्यक है वो ये कि हम भारत की आय की गणना कर सकें। आय की गणना कर सकें। ध्यान देंगे, आय की गणना हमारी तब होगी जब हम किसी वस्तु का मूल्य निकाल पाएंगे। और किसी वस्तु का मूल्य तब निकलेगा जब हमें उस वस्तु की मांग और पूर्ति के बारे में पता हो। तो अगर हमें अर्थव्यवस्था की आय के बारे में जानना है, अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है तो आय जानना आवश्यक है। आय जानने के लिए ये देखिए, यही आय है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। इससे पहले की सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने पहली बार ट्यून किया है वो लोग पिछले क्लास को जो है रिफर कर सकते हैं, जो इकॉनमी की इसके पहले की क्लासें हैं। इसके पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं, ये चौथी क्लास है इकॉनमी की। तो ध्यान देंगे, मांग और पूर्ति से मूल्य निर्धारित हुआ। मूल्य निर्धारित हुआ तो हमने आय निकालना शुरू किया। मूल्य जो है बेसिकली 2 तरह का होगा। एक मूल्य होता है लागत मूल्य, एक होता है बाजार मूल्य। जब बात करेंगे बाजार मूल्य की तो बाजार मूल्य को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला वर्तमान वर्ष के आधार पर और दूसरा आधार वर्ष के आधार पर। इसको भी मैंने समझाया हुआ है डिटेल में पिछली क्लासों में। यह पेन है, इस पेन की एक लागत मूल्य होगी, से फॉर एग्जांपल 15 रुपए। ठीक, मान लो लागत मूल्य 15 रुपए है। बात करेंगे जब बाजार मूल्य की तो इसके 2 बाजार मूल्य होंगे। एक बाजार मूल्य तो इस साल का होगा, वर्तमान साल का, और एक बाजार मूल्य ऐसा होगा जो उस साल का होगा जिस साल सब कुछ नॉर्मल था। क्लियर है? तो जिस साल सब कुछ नॉर्मल था उसे आधार वर्ष कहेंगे। तो मान लीजिए आधार वर्ष में इसकी कीमत 20 रुपए थी और आधार वर्ष इस समय हमारे यहां भारत में 2011-12 चल रहा है। वर्तमान वर्ष की बात करेंगे तो बोलता है कि वर्तमान वर्ष में हो सकता है कि इसकी कीमत जो है 30 रुपए हो। ठीक, तो बोला कि जब GDP निकालेंगे, पिछली क्लास में मैंने समझाया हुआ है बड़े बेहतर ढंग से, आज मैं केवल उसको फटाफट जो है आगे बढ़ रहा हूं। GDP बोला, जब GDP निकालेंगे तो GDP निकालते समय क्या ध्यान देंगे? बोला कि किसी निश्चित सीमा क्षेत्र के अंतर्गत, यह सीमा है, भारत की सीमा है। बोला इस सीमा क्षेत्र के अंतर्गत एक निर्धारित समयावधि है ना, एक निर्धारित समयावधि के दौरान, तो वो समयावधि 1 अप्रैल से 31 मार्च है, 1 वर्ष के दौरान अंतिम रूप से उत्पादित का मतलब है वह जो उपभोग करने के लायक हो गई हो, उसे हम लोग कहेंगे अंतिम रूप से उत्पादित। ठीक, तो अंतिम रूप से उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग जो है निकाल लेंगे और निकाल करके जोड़ देंगे, वही हमारा GDP होगा। लेकिन जब जो हमने पैदा किया है इसका जब हम मूल्य निकालेंगे तो मूल्य कौन सा निकालेंगे? आधार वर्ष का मूल्य निकालेंगे। क्लियर है? यही आपका GDP है। पिछली क्लास में, जस्ट इसके पहले वाली क्लास, यानी कि आज जो क्लास हो रही है इसके पहले वाली क्लास में हमने जो है आपको इसको डिटेल में बताया है कैसे होता है। तो देखिए, आम भाषा में समझिए,
इस सीमा के अंदर, इस देश की सीमा के अंदर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के भीतर, है ना, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के भीतर जो भी वस्तु या सेवा उत्पादित हुई है अंतिम रूप से, उन सब का मूल्य निकालेंगे। मूल्य, लेकिन कौन सा मूल्य? आधार वर्ष के आधार पर, बाजार के आधार वर्ष के आधार पर मूल्य निकाल करके सबको जोड़ लेंगे, जो आएगा उसे हम जीडीपी कहेंगे। क्लियर? ध्यान देंगे, यहां पर जीडीपी में बोला है सीमा क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब इस सीमा क्षेत्र में अगर बाहर का, मान लो बांग्लादेश का कोई आदमी आकर के पैदा कर रहा है कोई चीज, तो भी उसे जोड़ा जाएगा, क्योंकि बांग्लादेशी आदमी हमारे देश में आकर के अगर से फॉर एग्जांपल ब्रेड बना रहा है, तो ये जो ब्रेड यहां आके बना रहा है वो इंडिया की सीमा के अंदर बन रहा है, इसलिए वो जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर हमारे देश का आदमी श्रीलंका चला गया और श्रीलंका जाकर के वहां पर मान लो कि कुछ भी बना रहा है ना, मान लो वहां पर इडली बना रहा है, ठीक है, इडली बना रहा है, तो इसको नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि यह सीमा क्षेत्र के बाहर है। यानी जीडीपी निकालते समय सीमा का ध्यान रखा जाएगा, सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत की बात होगी। लेकिन अब ध्यान देंगे मेरी बात, यह जीडीपी की कहानी है। जब बात करेंगे जीएनपी की, तो बोलता है जीएनपी का मतलब होगा किसी निश्चित सीमा क्षेत्र के नागरिकों द्वारा। पिछला क्लास आप रिफर करेंगे तो एकदम स्पष्ट होगा, सीमा क्षेत्र के नागरिकों द्वारा। ध्यान देंगे, इसके पहले क्या था? सीमा क्षेत्र के अंतर्गत। अब क्या है? सीमा क्षेत्र के नागरिकों द्वारा। मतलब इस सीमा क्षेत्र के जो भी नागरिक होंगे, इनके द्वारा पैदा किया हुआ चीज को जोड़ा जाएगा, नागरिकों द्वारा पैदा हुआ किया चीज को जोड़ा जाएगा। कोई विदेशी आदमी हमारे देश में अगर पैदा कर रहा है तो उसे नहीं जोड़ा जाएगा। ये बांग्लादेश वाला हमारे देश में अगर जो है पैदा कर रहा है तो इसे नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये हमारे देश का नागरिक नहीं है। बात समझ में आ रही है? और ध्यान देंगे, और अगर बात करेंगे यहां पर हमारे देश का नागरिक श्रीलंका में जाकर के पैदा कर रहा है तो उसको जोड़ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश का नागरिक है। तो इसलिए जो निकल के आया था जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, जहां एक्स क्या है? जुड़ेगा कौन? वो जुड़ेगा जो हमारे देश का आदमी बाहर काम कर रहा है ना। एक्स कहां? जहां पे एक्स क्या होगा? वह भारतीय जो विदेशों में अर्जन कर रहा है, जो विदेशों में जो है पैदा कर रहा है, उसको जोड़ दिया जाएगा। और वाई क्या होगा? वह विदेशी जो भारत में पैदा कर रहा है, यानी वाई जो होगा वो विदेशी जो भारत के अंतर्गत कोई चीज पैदा कर रहा है उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं है। समझ आई बात? तो जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया। अब बात करेंगे एनएनपी। एनएनपी को कहते हैं अंग्रेजी में नेट नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ध्यान देंगे मेरी बात, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रहा है। ध्यान समझे बात हमारी। जब आप कोई चीज उत्पादित करते हो तो उत्पादन के दौरान जो अचल संपत्ति होती है उसमें कुछ टूट फूट हो जाता है। तो वही जो टूट फूट हो जाता है ना, उसको बोलता है हटा दो, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डिप्रेशन नहीं, डेप्रिसिएशन, है ना। बोलता है डेप्रिसिएशन को हटा दो। किसमें से? जो पूरा मूल्य निकल के आया है उसमें से डेप्रिसिएशन निकाल दो। क्लियर? ये पेन है, इसका एक कारखाना होगा, इसको पैदा किया पेन को,
प्रोडक्ट को उत्पादित किया, प्रोड्यूस किया। अब ये जो पेन है, ये पेन, ध्यान देंगे मेरी बात, कि इस पेन को हमने बेचा, जो भी कीमत आई हमने उसको जोड़ा। क्लियर? अब जब हम देखेंगे कि इस पेन को उत्पादित करने में जो मशीन इस्तेमाल हुई, उस मशीन में कुछ घिसावट आई होगी, कुछ प्रॉब्लम आई होगी, है ना, या चल चल के पुरानी हो रही होगी वो, तो जो उसमें घिसावट आ रही है, बोल रहा है उसको निकाल देंगे, तो वो होगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा। क्लियर? तो बोलता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा? जीएनपी। ये जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, माइनस मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास को डेप्रिसिएशन भी कहते हैं अंग्रेजी में। अब मूल्य ह्रास का अर्थ है अचल संपत्ति में घाटा, मतलब अचल संपत्ति में टूट फूट। कोई चीज उत्पादित करने के दौरान अचल संपत्ति में जो टूट फूट होती है उसे हम लोग मूल्य ह्रास कहते हैं। इस प्रकार आपका एनएनपी निकल रहा है। आपने एनएनपी निकालना देख लिया। यहां तक आपको पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था। अब हम लोग बढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की तरफ, नेशनल इनकम की तरफ। ठीक, राष्ट्रीय आय क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। बोलता है कि ध्यान देंगे, अभी तक आपने जीडीपी निकाला था बाजार मूल्य पर, बाजार के आधार मूल्य पर, एंड जीएनपी भी निकाला वो भी बाजार मूल्य पर, और एनएनपी निकाला वो भी बाजार मूल्य पर निकाला। क्लियर है? अब बोलता है राष्ट्रीय आय, बोलता है इसी एनएनपी को लागत मूल्य पर अगर निकाल दिया जाए, इस मूल्य पर, तो उसे हम नेशनल इनकम कहेंगे। ध्यान देंगे मेरी बात। किताबों में आप किताब उठा के पलट के देखिए तो इतना कंफ्यूज कर देगा आपको, जो है कि आप परेशान हो जाओगे कि इकोनॉमी पढ़ें कि छोड़ दें, है ना। इतना परिभाषा दिया रहेगा, जितनी किताब उठाएंगे सब किताबों में अलग अलग परिभाषा दिया रहेगा। किसी में इसके आधार पे निकालेगा, कहीं पे किसी में इस आधार पे, किसी में इस आधार पे, किसी में इस आधार पे, है ना। एडिक्वेट नॉलेज न होने के कारण लोग कुछ भी छाप देते हैं, है ना। पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण लोग जीडीपी को कुछ भी कर देते हैं, जीएनपी को कुछ भी कर देते हैं। ठीक, बस यहां पर आप ध्यान दीजिएगा बिल्कुल एकदम, कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी जब भी निकाला जाएगा तो बाजार के आधार मूल्य के हिसाब से, आधार वर्ष के आधार से निकाला जाएगा। बोलता है जब राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो राष्ट्रीय आय निकालते समय अगर हम इसी एनएनपी को, ये एनएनपी अभी तक मार्केट प्राइस पे था, भले ही आधार वर्ष पे रहा हो लेकिन मार्केट प्राइस पे रहा है। बोलता है कि अब अगर एनआई, राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए लागत मूल्य पर एनएनपी को निकाल लिया जाए, तो उसी को हम कहेंगे राष्ट्रीय आय। तो ध्यान दीजिए, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय बराबर एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, लागत मूल्य। आप यहां लागत मूल्य भी लिख सकते हैं। एनएनपी लागत पर। एग्जाम में लागत ना लिख करके एफसी पूछता है, एफसी। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब देखिए, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये राष्ट्रीय आय जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ चीजें बाकी हैं। ठीक है, जो बाकी है अब उसको हमें समझना है। ठीक, आइए समझते हैं। थोड़ा सा लंबा जाएगा, लंबा का मतलब ये है कि थोड़ा सा एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको
समझ नहीं आएगा। और जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको 1 मिनट या 2 मिनट ऐसा फील हो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा है, पर अगर एग्जाम्पल ना लिया जाए तो भी आपको समझ नहीं आएगा। ध्यान देंगे, हम जो है आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एकदम दे रहे हैं जो आपके मतलब एरिया में, मान लो आप रोटी खाते हो, गेहूं का ही है, अभी गेहूं पैदा भी हुआ है, 1 क्विंटल, ठीक, मान लो 1 क्विंटल गेहूं है। इस 1 क्विंटल गेहूं का एक लागत मूल्य होगा, एक बाजार मूल्य होगा। बाजार मूल्य 2 होगा, एक बाजार मूल्य इस साल का होगा और एक बाजार मूल्य 2011-12 का होगा। क्लियर? जब हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी निकाल रहे थे तो हम इसका आधार वर्ष वाला, मतलब 2011-12 में गेहूं का बाजार में क्या मूल्य था उसको हम लेकर के निकालते हैं। क्लियर? लेकिन जब हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो इसका हम मूल्य निकालेंगे किसके आधार पर? ये देखिए, लागत के आधार पर निकालेंगे। क्लियर? अब आइए देखते हैं लागत होता क्या है। ठीक, आपको पता होगा वैसे बेसिकली लागत क्या होता है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं 100% मतलब ये मुझे पता है कि अभी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप मिस कर रहे होंगे लागत में। ठीक है, और अगर आप पूरा समझेंगे, पूरा ध्यान देंगे तो ही आपको क्लियर होगा, नहीं तो कभी भी आप राष्ट्रीय आय समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान से बिल्कुल एकदम देखिएगा। ध्यान देंगे, 1 क्विंटल गेहूं है मान लीजिए। 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने के लिए मान लीजिए आपने खेत की जुताई, बुआई और बीज, है ना, बीज, जुताई, बुआई, इस सब में जो है आपने मान लीजिए से फॉर एग्जांपल आपने 200 रुपए लगा दिया। ठीक, मान रहे हैं, अब कितना होता है वो आप मतलब अभी यहां पे कंसर्न नहीं, मान रहे हैं ऐसे। 1 क्विंटल पैदा करने में 200 रुपए का हमने बीज, जुताई, बुआई, 200 रुपया उसमें हमने खर्च कर दिया। फिर उसके बाद इसमें फर्टिलाइजर डाला, फर्टिलाइजर यानी खाद डाला, खाद भी मान लो 100 रुपए का खाद डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का फर्टिलाइजर यानी कि खाद डाल दिया। ठीक, सिंचाई कर रहे हैं, 100 रुपया लग गया सिंचाई का। ठीक, यानी इसको जो हम पानी दिए 100 रुपया सिंचाई का लग गया, है ना। अब उसके बाद हमने इसकी कटाई कराई, 100 रुपए कटाई में लग गया। ठीक, और फिर जो है इसकी मड़ाई कराई, 50 रुपए इसकी मड़ाई कराने में लग गया, है ना। कटाई फिर मड़ाई, मड़ाई मतलब जो आप और थ्रेसर से थ्रेसिंग करते हो, मड़ाई। ठीक, फिर उसके बाद इसको पैकिंग करने में, बोरे में पैकिंग करने में मान लो 50 रुपए खर्च हो गया। क्लियर? तो कुल लागत आपके हिसाब से कितना है? अगर आप को लगता है कि आप लागत के बारे में समझते हैं, अगर आपको लगता है कि आप लागत जानते हैं क्या होता है, मान लेते हैं हम कि आपके पॉकेट से, आपने गेहूं पैदा किया, आपके पॉकेट से इतना पैसा गया, इसके अलावा आपके पॉकेट से 1 भी रुपया नहीं गया है। क्लियर है? तो हम अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि बताइए लागत कितनी है। तो आप जोड़ेंगे 200, 300, 400, 500 और ये दोनों मिलाकर के 600, यानी कि आपके हिसाब से जो लागत है वो 600 रुपए पर क्विंटल ये लागत आई है, यही ना। अब मेरा सवाल है कि अगर इस गेहूं को पैदा करने में आपके पॉकेट से 600 रुपया लगा
जो आपने दिया, मेरा सवाल है कि क्या यही 600 रुपए इसका लागत मूल्य है या कुछ और है लागत मूल्य? समझ पा रहे हैं बात हमारी? क्वेश्चन क्लियर है? बढ़ते हैं, जवाब देखते हैं। ध्यान देंगे, हमारे देश में देखिए जो स्थिति है उसमें हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं। क्या करते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं और साथ में हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। दो टर्म मैंने आपको दिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब समावेशी विकास। इकोनॉमी शुरू हो गया है, कंसंट्रेट करिए, पॉलिटी नहीं है, इकोनॉमी है, इकोनॉमी। ध्यान दीजिए, एक टर्म है इंक्लूसिव ग्रोथ और एक टर्म है फाइनेंशियल इंक्लूजन। मैं लिख के बता रहा हूं, ध्यान दें। एक टर्म है फाइनेंशियल इंक्लूजन और दूसरा टर्म है इंक्लूसिव ग्रोथ। फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो है हिंदी में वित्तीय समावेशन कहते हैं, वित्तीय समावेशन कहते हैं, और इंक्लूसिव ग्रोथ को समावेशी विकास कहते हैं। ध्यान देंगे, समावेशी विकास कब होगा? ध्यान देंगे, बोलता है समावेशी विकास तब होगा जब वित्तीय समावेशन होगा। अब देखिए समावेशी विकास क्या है, समझिए बात हमारी। मान लीजिए कि ये एक सेक्टर है, मान लो सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी। सेक्टर ए का ग्रोथ इतना है, सेक्टर बी का ग्रोथ इतना है और सेक्टर सी का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, यहां तक। क्लियर है ना? अब अगर सबको एक जैसा ट्रीट किया जाए, सबको एक जैसा देखभाल किया जाए सबका, तो ध्यान देंगे प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये अमीर और अमीर बनता जाएगा, गरीब गरीब ही रह जाएगा, है ना? मुकेश अंबानी के बेटे की वही फीस हो जो हमारे आपके घर के बच्चों की हो, तो अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। ध्यान देंगे मेरी बात यहां पर, अगर ये सेक्टर ज्यादा आगे बढ़ गया है, ये सेक्टर और कम है, ये सेक्टर एकदम कम है, तो इस सेक्टर को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो इस सेक्टर में हमें ध्यान देंगे वित्त का समावेशन करना पड़ेगा, पैसा इसमें डालना पड़ेगा, सबका विकास हो, इसका 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 तीनों का विकास हो, उसे कहेंगे समावेशी विकास। और समावेशी विकास के लिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात, समावेशी विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में, ध्यान देंगे पर्याप्त मात्रा में। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर गेहूं पैदा करने के लिए, मान लो कृषि क्षेत्र कमजोर है और गेहूं पैदा करने के लिए किसान को 10,000 रुपया चाहिए और उसे आप 1,000 पकड़ा दो, बोलो कि जाओ गेहूं पैदा करो, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो बोलता है कि अगर सबका विकास करना चाहते हो तो जो सेक्टर कमजोर है उस सेक्टर में आप वित्त का समावेशन करो, और वित्त का जो समावेशन होगा, पहली चीज बोलता है पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। क्लियर? पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, उचित दर पर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अब 10,000 मांग रहा है, आप 10,000 उसको दे रहे हो, लेकिन बोल रहे हो कि बदले में 5 महीने में तुमको 20,000 जमा करना पड़ेगा, फिर तो नहीं ले पाएगा वो। क्लियर? तो पहली चीज, जो कमजोर क्षेत्र है, जहां पर जिसको विकास की आवश्यकता है, उससे वित्त उपलब्ध कराया जाए।
वित्त उपलब्ध कराते समय पहली चीज उतना दिया जाए जितनी जरूरत है और एक उचित दर पर दिया जाए। समझ पा रहे हैं बात? और सही समय पर दिया जाए। मतलब अगर गेहूं बोने के समय उसे पैसा चाहिए, अगर गेहूं बोने के समय उसे पैसा चाहिए और आप गेहूं बोने के समय उसे पैसा नहीं दे रहे हो, 2 महीना बाद दे रहे हो, तो आपके पैसे का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। तो देखिए क्या क्या ध्यान देना होगा। जो सेक्टर कमजोर है उस सेक्टर को भी, देखिए सारे सेक्टर का एक निश्चित लेवल पर विकास हो उसे समावेशी विकास कहेंगे। समावेशी विकास के लिए जो सेक्टर कमजोर है उस सेक्टर को फिनेंस की जरूरत पड़ेगी और फिनेंस जो वित्त है वह वित्त पर्याप्त मात्रा में उचित समय पर और एक पर्याप्त मतलब कि एक उचित दर पर अगर मिलता है तो उस सेक्टर का विकास संभव है, तभी समावेशी विकास होगा। तो भारत जो है समावेशी विकास की ओर अग्रसर है। भारत समावेशी विकास की ओर अग्रसर है, यानी जो सेक्टर कमजोर है उस सेक्टर को अधिक से अधिक पैसा दे करके, फाइनेंस दे करके उसे मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। समझ आ रही है बात? अब देखिए यहां पर कि जो सेक्टर मजबूत है भाई पैसा तो वहां से आएगा, वहीं से तो भाई सरकार के पास पैसा यहीं से तो आएगा जहां जो मजबूत सेक्टर है, और उसका पैसा लेकर के सरकार यहां लगा रही है ना? ध्यान देंगे मेरी बात। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल है, मान शिक्षा को मान लेते हैं। शिक्षा और सफाई, साफ सफाई। बोला कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमारे देश में काफी पीछे चल रही है, इसका विकास होना चाहिए। ठीक, अब इसके विकास के लिए बोलता है सब तरफ से हम पैसा लेंगे, हर फील्ड से हम पैसा लेंगे और पैसा जो है शिक्षा क्षेत्र में लगाएंगे, सही समय पर लगाएंगे, पर्याप्त मात्रा में लगाएंगे, उचित दर पर लगाएंगे। क्लियर? अब वो पैसा जो आएगा वो सारे सेक्टर से आएगा, है ना? ध्यान दीजिए आप बात कि आप जब बीज खरीदने गए थे, 100 रुपए का जब आपने बीज खरीदा था, ये 200 जो है बीज और जुताई में 100 रुपए बीज का है। अगर आपने 100 रुपया दे करके बीज खरीदा था तो ध्यान दें, आपने अगर 100 रुपया दे के बीज खरीदा था तो उस समय आपने, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि 5 रुपया आपने शिक्षा क्षेत्र के लिए दे दिया था। अगर वो आप नहीं देते तो भी आपका 1 कुंटल गेहूं पैदा होता, लेकिन आपने अपने देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 रुपया दे दिया। कब? तब जब आप बीज खरीदने गए थे। समझ पा रहे हैं बात हमारी? क्लियर हो रही है कि नहीं? यानी आपने एक अप्रत्यक्ष कर दिया जिसका इसके लागत में कोई अगर जोड़ न गया होता, उसके लागत में अगर उसे जोड़ा ना गया होता तो भी इतना गेहूं पैदा होता, कोई असर नहीं पड़ता। बात समझ में आ रहा है? तो असली लागत ये 600 रुपया है, या 600 में से 5 रुपया घटा देंगे, क्योंकि आपने 5 रुपया एक्स्ट्रा दिया हुआ है। 95 रुपया असली कीमत थी, आपने 5 रुपया दे दिया था इस शिक्षा क्षेत्र के बढ़ावा के लिए। तो ये जो 5 रुपया आपने दिया था वो अप्रत्यक्ष कर था, और वो कर कहां जा रहा है? शिक्षा क्षेत्र में जा रहा है, या सफाई वाले क्षेत्र में जा रहा है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। क्लियर है?
तो वो जो आपने दिया वो एक्स्ट्रा दिया आपने, इसलिए लागत में से वो घट जाएगा। क्या घट जाएगा? जो अप्रत्यक्ष कर आपने पेमेंट किया है वो घट जाएगा। समझ पा रहे हैं बात हमारी? चले आगे, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो बोलता है कि जब हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो राष्ट्रीय आय निकालते समय बोला कि एनएनपी को लागत मूल्य पर निकालेंगे। लागत मूल्य पर निकालने के बाद बोलता है उसमें से घटा देंगे क्या चीज? अप्रत्यक्ष कर जो भी दिया गया है उसको घटा देंगे। क्लियर? जो भी है। उसके बाद ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब आप खाद खरीदने गए या आप सिंचाई करने के लिए, देखिए सिंचाई करने के लिए आपने 100 रुपया पेमेंट किया था बिजली बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने कितना पेमेंट किया? 100 रुपया। या आप तेल खरीद के लाए, मतलब आप समझिए ऐसे, मान लो आपने 100 रुपया पेमेंट किया सिंचाई के लिए, बिजली बिल पर अपने सरकार को पे किया। चूंकि आप किसान हो, है ना, तो सरकार क्या करती है कि पता लगा कि किसानों को सब्सिडी देती है। किस चीज में? बिजली बिल में सब्सिडी देती है। ध्यान दीजिए, ये जो 100 रुपया आपने पेमेंट किया था, असली में ये 200 रुपया बिल आया था, लेकिन 100 रुपया सरकार ने सब्सिडी दे दिया था और आपको केवल अपने पॉकेट से 100 रुपया देना पड़ा था। और आपको लगता था कि यही असली लागत है, जबकि असली लागत बिजली में जब आपने सिंचाई की थी तो असली लागत जो बिजली की लगी थी वो 200 रुपया लगी थी। आपके पॉकेट से 100 केवल गया। 100 कहां से गया? 100 सरकार ने दिया था सब्सिडी के रूप में। तो ध्यान दीजिए ना, असली लागत ये 595 होगा। इसमें से घटाने के बाद ये 595 आया। असली लागत ये 595 होगा, या ये जो 100 रुपया एक्स्ट्रा सरकार ने दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं बात आप? आपने भले नहीं दिया है, लेकिन लागत लगी है, वो सरकार ने दिया है वो, तो उसको जोड़ देंगे। क्लियर है? तो पता चला असली लागत 695 आ गई। समझ पा रहे हैं बात हमारी? तो ध्यान देंगे, राष्ट्रीय आय जब हम लागत मूल्य पर राष्ट्रीय आय हम निकाल रहे थे तो एनएनपी को लागत मूल्य पर निकाल लिए। लागत मूल्य पर निकालने के बाद बोलता है अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे और कुछ जोड़ भी देंगे। क्या जोड़ेंगे? वो चीज जोड़ेंगे जो सरकार ने सब्सिडी दी हुई थी, उसको हम जोड़ देंगे, तभी राष्ट्रीय आय निकलेगा, अन्यथा राष्ट्रीय आय नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपके राष्ट्रीय आय की परिभाषा, मतलब राष्ट्रीय आय ये हो गया आपका। ध्यान देंगे आप लोग कि आज हम इसका ऑडियो क्लिप भी डालेंगे। क्लास के बाद आप सर्च करेंगे इकोनॉमी लेक्चर 1 ऑडियो क्लिप, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है? आईडीके कोचिंग कैंपस डाल के गूगल में ही सर्च करेंगे तो आपको इसका ऑडियो क्लिप मिल जाएगा। और इसका लिंक भी जो है, ऑडियो क्लिप का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। नीचे जो है, नीचे देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसको भी आप क्लिक करके इसका ऑडियो क्लिप सुन सकते हैं। ऑडियो क्लिप का मतलब ये है कि जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको लिखना, आप उसको लिखें भी। नहीं लिखेंगे, नोट्स नहीं बनेगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो नोट्स बनाएं, इसलिए मैं ऑडियो क्लिप दिया हूं। ठीक? तो उम्मीद करता हूं कि आप ऑडियो क्लिप को जो है सुन करके, कान में लगा करके या मोबाइल को चला करके रख देंगे और कलम कॉपी उठा करके लिखना शुरू करेंगे, जिससे कि पूरा आपका क्लास जैसा पूरा सब कुछ आपको फीलिंग आए। क्लियर? चले आगे। तो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनआई हो गया। अब बात करते हैं पीसीआई, पर कैपिटा
इनकम, प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे। बोलता है बड़ा सिंपल है, प्रति व्यक्ति आय बहुत बेहद आसान है। अगर आप इतना सब कुछ जान गए हैं तो बोलता है कि यही जो राष्ट्रीय आय है, बोलता है उस वर्ष की जनसंख्या से भाग कर दो। जिस साल का आपको पर कैपिटा इनकम निकालना है, उस साल का नेशनल इनकम निकाल करके उस वर्ष की कुल जनसंख्या से भाग कर दो, पर कैपिटा इनकम आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। क्लियर है? बोलता है किसी भी देश की समृद्धि का सूचक यही प्रति व्यक्ति आय होता है। जिसका प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा वो देश अमीर देश होगा, जिसका प्रति व्यक्ति आय कम होगा वो देश गरीब माना जाएगा, कमजोर माना जाएगा। जीडीपी ज्यादा है, जीएनपी ज्यादा है, एनएनपी ज्यादा है, एनआई ज्यादा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है? पर कैपिटा इनकम। जिसका पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय जिसकी ज्यादा होगी वो देश मजबूत देश माना जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर? तो अब आपको एक टास्क दे रहे हैं हम, आपको एक काम दे रहे हैं। जब आप इसको अपने कॉपी में बनाएंगे, कॉपी में लिखेंगे, अभी मैं जो नोट्स ऑडियो क्लिप दे रहा हूं, ऑडियो क्लिप को आप सुनेंगे जब और नोट्स बनाएंगे, उसके बाद आप वर्तमान में इस साल भारत की जीडीपी, मतलब जो अभी साल गुजरा है 2019 गुजर गया ना, तो 2019 में कितनी जीडीपी थी, क्या जीएनपी है ना, क्या एनएनपी, क्या एनआई, क्या पीसीआई है ना, क्या था ये, इसको आप नेट से सर्च करके अपने कॉपी में लिखेंगे। क्लियर है? समझ आ गई बात? तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भारतीय वित्त व्यवस्था पर आ सकते हैं, भारतीय वित्त व्यवस्था पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ने के लायक हो गए हैं। भारतीय वित्त व्यवस्था, इंडियन फिनेंस सिस्टम, आइए उसको समझते हैं। देखिए, मैं वित्त व्यवस्था केवल लिख रहा हूं, आप समझ जाइए कि भारत की ही बात हो रही है ना। अमेरिका की वित्त व्यवस्था थोड़ी ना पढ़ाएंगे, वो आपके इम्तिहान में नहीं पूछता है। वित्तीय व्यवस्था, ठीक है, फाइनेंस सिस्टम लिख दे, भारतीय लिख दे, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, कहीं नेपाल का ना समझ लो। हाँ, आप में से बहुत सारे तेज लोग हैं। ध्यान दीजिए, वित्त व्यवस्था की बात करेंगे तो वित्त के आवागमन, यही सारा चीज है, सब कुछ यही खेल है। वित्त के आवागमन, धन संपदा के आने का और इसके जाने का तरीका ही जो है पूरा वित्त व्यवस्था में हमें पढ़ना है। ठीक, तो देखिए, इसको दो भागों में बांट दिया जाता है वित्त व्यवस्था को, है ना। बोलता है वित्त व्यवस्था को पहला जो भाग बांटा जाता है, बोलता है उसे हम लोग मौद्रिक बाजार कहते हैं, है ना। और दूसरा बोलता है उसे हम लोग पूंजी बाजार कहते हैं। मौद्रिक बाजार और पूंजी बाजार, मॉनेटरी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, इन्हीं दो भागों में पूरे वित्त व्यवस्था को बांटा जाता है। दोनों में डिफरेंस पहले समझिए। बोला कि मौद्रिक बाजार वह बाजार है जो अल्पकालिक बाजार होता है, और पूंजी बाजार वह बाजार होता है जो दीर्घकालिक बाजार होता है। यह अल्पकालिक और मध्यकालिक होता है, और यह दीर्घकालिक बाजार होता है। दीर्घकालिक बाजार, ध्यान देंगे, नगद लेन देन से नहीं होता है। दीर्घकालिक बाजार प्रतिभूतियों में लेन देन होता है। प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी पेपर्स में लेन देन होता है। घबराएंगे नहीं, नया नया शब्द आ रहा है,
अभी मैं सारी शब्दावलियां आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अगला 2 क्लास आपका इकोनॉमी का जो होगा उसमें आपको शब्दावलियां ही सिखाई जाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे, ठीक। ध्यान देंगे मेरी बात। बोला जो अल्पकालिक बाजार है, कम समय का जो लेन देन है, उसे मौद्रिक बाजार कहेंगे। बोला मौद्रिक बाजार पहले असंगठित क्षेत्र था, असंगठित क्षेत्र था। ध्यान देंगे, असंगठित क्षेत्र मतलब पहले सेठ हुआ करते थे, साहूकार हुआ करते थे, महाजन हुआ करते थे, जो पता लगा कि आपको ये 100 रुपया दे दिए, है ना। अब पता लगा कि आप 100 रुपया ले लिए इससे, और इसको हर महीना आप 10 रुपया चुका रहे हो, हर महीना 10 रुपया चुका रहे हो, 3-4 साल 5 साल तक चुकाते गए आप, है ना। और उसके बाद भी पता लगा कि अभी इसकी देनदारी 500 रुपया इसके ऊपर बची हुई है, मनमानी, है ना। इसको असंगठित क्षेत्र कहा गया। जो साहूकार, सेठ, है ना, चट्टीनाडु, ध्यान देंगे, चट्टीनाडु होते हैं तमिलनाडु में, सेठ को चट्टीनाडु कहा जाता है, चट्टीनाडु। तो सेठ, साहूकार, चट्टीनाडुज, ये सब लोग जो लेन देन की क्रिया करते थे उसे असंगठित क्षेत्र कहा गया, ठीक। जो आज के डेट में खत्म हो चुका है, या जिसका कोई प्रासंगिकता नहीं है, जो हमारे इम्तिहान में नहीं पूछता है, ठीक। हमारे इम्तिहान में पूछता क्या है? संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये अनऑर्गेनाइज था, अब बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। ये जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जहां लेन देन हो रहा है, अब बताओ आपके एरिया में किस जगह पर पैसे का लेन देन होता है? जो ऑर्गेनाइज्ड हो, संगठित हो। तो आपको पता चल रहा होगा कि बैंक ही है जो लेन देन कर रही है, संगठित क्षेत्र में रेगुलेट की जा रही है, ठीक। तो हमें ध्यान देंगे, बैंक में एक तो डायरेक्ट मुद्रा में लेन देन हो रहा है, और दूसरा पेपर पे लेन देन होता है, सिक्योरिटी पेपर पे लेन देन होता है। आप जमीन का कोई कागज रख दिए, उस पे लेन देन हो रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक। तो वो जो सिक्योरिटी पेपर होता है उसे हिंदी में प्रतिभूति पत्र कहते हैं। समझ पा रहे हैं बात हमारी? तो ध्यान देंगे, ये जो सिक्योरिटी पेपर पर लेन देन हो रहा है और ये मुद्रा पे लेन देन हो रहा है, ये सब जो है अल्पकालिक लेन देन है, कम समय का है, कम समय सीमा के पर लेन देन होता है, ठीक है। इसे जो है मौद्रिक बाजार कहा गया। पूंजी बाजार क्या है? बोलता है पूंजी बाजार दीर्घकालिक लेन देन है, लंबे समय के लिए लेन देन होता है, सालों साल के लिए लेन देन होता है, 30 साल 35 साल 40 साल इस तरह का लेन देन होता है, और नगद लेन देन नहीं होता है, प्रतिभूति पत्र में लेन देन होता है, पत्रों में लेन देन होता है ना, पत्रों में लेन देन होता है। और ये जो पत्र होते हैं वो प्रतिभूति पत्र होते हैं, जिसे आप शेयर भी कहते हैं। समझ पा रहे हैं बात आप? तो ध्यान दीजिएगा, हमें भारतीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत बैंक में जो चीजें हो रही हैं, संगठित क्षेत्र में जो चीजें चल रही हैं, किस तरह का लेन देन हो रहा है, उसको पढ़ना है। तो बैंक में जो चीजें चल रही हैं उसे बैंकिंग कहेंगे, तो हमें बैंकिंग पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? और दूसरा हमें ध्यान देंगे, पूंजी बाजार पढ़ना है, यानी कैपिटल मार्केट पढ़ना है, जिसमें हम लोग शेयर बाजार पढ़ेंगे, है ना। पूरा शेयर बाजार कौन नियमित करता है, कैसे शेयर खरीदार होते हैं, कैसे इशू किया जाता है, वगैरह वगैरह सब कुछ जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो भारतीय वित्त व्यवस्था को जब हम लोग पढ़ेंगे तो यही 2 भागों में, मौद्रिक बाजार और पूंजी बाजार, इन 2 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग
मौद्रिक बाजार पढ़ेंगे, फिर पूंजी बाजार पढ़ेंगे। ध्यान देंगे मेरी बात, चाहे आप मौद्रिक बाजार पढ़ने जाओ, चाहे आप पूंजी बाजार पढ़ने जाओ, मैं आपको शुरुआत कर देता हूं अगर पढ़ाई का, तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि सब नए नए टर्म, नए नए शब्दावलियां इस्तेमाल होंगी जिससे आप अभ्यस्त नहीं है, जिस शब्दों को आप जानते नहीं है, है ना। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR वगैरह वगैरह तमाम जो है शब्दावलियों का इस्तेमाल होगा। ठीक, तो जो शब्दावलियों का इस्तेमाल होने वाला है हम लोग पहले उसको पढ़ेंगे। यानी कि जो हमारी अगली क्लास होगी, हमें बैंकिंग शुरू करना है, लेकिन बैंकिंग शुरू हम नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक कि बैंक में प्रयोग होने वाली शब्दावलियों को नहीं समझते हैं। तो जब बैंक में प्रयोग होने वाली शब्दावलियों को समझ जाएंगे तब फिर हम बैंकिंग पढ़ना शुरू करेंगे। और बैंकिंग पढ़ेंगे तो हम लोग जो हमारी बैंकें हैं, व्यापारिक बैंकें, उनको पढ़ेंगे। व्यापारिक बैंकों की बैंक RBI है उसके बारे में जानेंगे, और केंद्रीय बैंकों की बैंक जो है उसको भी पढ़ेंगे। सारी बैंकिंग की सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे उसमें। क्लियर है? तो पहले अब हम लोगों का जो टारगेट होगा वो शब्दावलियां इससे जुड़ी हुई, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपके दिमाग में खाका बन रहा होगा इकॉनमी का। अब शुरू हो गया है इकॉनमी। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, अगर किसी कारणवश नहीं तैयार हो पाया है तो भी अब आप एकदम फोकस्ड हो जाइए। अगर इकॉनमी में कुछ अच्छा करना है, अगर जीवन में सफल होना है, तो बिना GS के आप इम्तहान नहीं क्वालिफाई कर सकते। ये एक ऐसा सेगमेंट है, आपको आ रहा है तो 25 क्वेश्चन अगर है तो 25 क्वेश्चन, अगर आपको आ रहा है 100 क्वेश्चन अगर है वो 100 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप विदिन 5 से 10 मिनट आप फटाफट उसको कर ले जाओगे, जो आपको एड ऑन देगा। तो यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आगे सेलेक्ट कराता है, सिलेक्शन दिलाता है ना, GS ही। तो GS पर कमांड होना बेहद आवश्यक है। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ऑडियो क्लिप उठा करके नोट कर लें, ऑडियो क्लिप चला करके नोट कर लें। इकॉनमी का पहला लेक्चर जो है पूरा हम उस पर आपको दे रहे हैं, ऑडियो बना के दे रहे हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। बने रहने के लिए मेरे साथ अभी तक धन्यवाद। थैंक यू।